हाँ जी बच्चे, हमने ना नेक्स्ट अब स्टार्ट करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मतलब जो पॉइंट पी है ना, वो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये हमने अब स्टार्ट करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सेंटर ओ पे बताया था, और इसका हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। सेंटर पे हमने ये पढ़ा था। आज हमने मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे पता लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और इसी के आगे हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो अपन डेरिवेशन लिखेंगे पहले। ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड magnetic field intensity at a point lies on the axis of current carrying circular coil. Magnetic field intensity at a point lies on the axis of current carrying circular coil. तो ये एक सर्कुलर कॉइल है, वर्टिकल सर्कुलर कॉइल है, पॉइंट पी इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। पॉइंट पी का सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है डेट इज़ एक्स, और जो सर्कुलर कॉइल हमने रखी है वर्टिकल सर्कल है, तो इसका जो रेडियस अपने पास वो आर है, आर इसका रेडियस है। और जो सर्कुलर कॉइल है, दिस कॉइल कैरीज अ करंट आई। ये ऐसे इसमें जो आई करंट है वो कैरी कर रहा है। ये आपको मैंने वर्टिकल सर्कल का पहले भी बताया था कि ऐसे वर्टिकल सर्कल है, ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं इस करंट में ना यहाँ पे डॉट लगा दूँगा। आप चेक कर सकते हो, वर्टिकल सर्कल है, ये ऐसे है, तो जो करंट है ना जो ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर हमने डॉट लगाया, करंट के साथ डॉट लगाया। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं है, करंट की डायरेक्शन बनाई है, और इधर करंट के साथ क्या लगाया, क्रॉस लगाया। मतलब ऊपर से करंट बाहर निकल रहा है और नीचे से जो करंट है वो एंटर कर रहा है। हमने पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, तो आपने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करना है, उसका नाम हमने दे दिया सी डी। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट सी डी। फिर आपने स्मॉल एलिमेंट जो सी डी है उसकी लेंथ है डी एल, डी एल उसकी लेंथ है। उस सी डी एलिमेंट को आपने पॉइंट पी से ज्वाइन कर देना, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट के कारण अपन निकालेंगे, फिर आपको बता हम इंटीग्रेशन करते हैं। फिर अब ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये वाला जो डिस्टेंस टोटल बनेगा ये आपके पास बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी थ्योरी आप लिख सकते हैं कि कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट सी डी हैविंग लेंथ डी एल। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट सी डी हैविंग लेंथ डी एल। अब आपने इसमें अप्लाई करना है बायोट सावर्ट्स लॉ। अप्लाई बायोट सावर्ट्स लॉ। तो अपने पास बच्चे बायोट सावर्ट्स लॉ की ये स्टेटमेंट थी, dB1 इसके कारण इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। देखो थीटा क्या था, थीटा था करंट में और इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में एंगल। ये था ना आपके पास बायोट सावर्ट्स लॉ। जैसे जैसे करंट है, ये पॉइंट है, तो करंट में और लाइन ज्वाइनिंग के साथ जो एंगल होता है दैट इज़ थीटा। इस केस में देखिए जो करंट के साथ मैंने डॉट लगाया हुआ है, करंट के साथ मैंने डॉट लगाया तो करंट है बाहर की तरफ। अगर करंट बाहर की तरफ है, ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो मुझे ये बताइए कि करंट में और इस लाइन ज्वाइनिंग में आपस में कितना एंगल बनेगा। करंट है बाहर की तरफ और ये लाइन ज्वाइनिंग ये वाली, तो एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको। करंट बाहर की तरफ है और इस लाइन ज्वाइनिंग के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90। दोबारा देख लो एक बार, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का ज़्यादा रोल है।
करंट बार की तरफ है, तो इस मार्कर का इस लाइन के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है √r² प्लस x², ये आपके पास dB1 आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन की, और यहाँ बच्चे डायरेक्शन गलत करते हैं या क्रैमिंग करते हैं। डायरेक्शन को समझो, डायरेक्शन के लिए अपन लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो करंट की तरफ आपने थंब कर दिया, अब पॉइंट की तरफ फिंगर्स ओपन करनी है, ध्यान से देखना। करंट की तरफ मैंने थंब किया, पॉइंट P इधर है, तो पॉइंट P की तरफ जब मैं फिंगर ओपन करूँगा तो मेरा जो हैंड है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये बताओ। हाँ जी, करंट की तरफ थंब किया, पॉइंट P की तरफ फिंगर किया, तो हैंड कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब एक रूल है अपने पास कि जो लाइन ज्वाइनिंग होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है। आपको ये तो पता चल गया कि मेरा जो हाथ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर में ऐसे भी ऊपर हो सकता है, ऊपर में इस तरह भी ऊपर हो सकता है, ऊपर में इस तरह भी ऊपर हो सकता है। तो किस तरह ऊपर रखना है आपने मैग्नेटिक फील्ड? तो रूल है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है ना ये वाली, इसके परपेंडिकुलर रखना अपने मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन बनेगी dB1 की, इसकी डायरेक्शन मैं लिखूँगा अलोंग PM। ध्यान से फिर समझो डायरेक्शन। इसमें करंट कहाँ पे है, बाहर की तरफ है। जो पॉइंट P है वो कहाँ है आपके पास, पॉइंट P कहाँ पे है, राइट साइड पे है। तो जो पाम है वो ऊपर तो जा रही है। अब ऊपर की 3-4 जो मर्जी बना लो ऊपर, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो कौन सी डायरेक्शन आपने बनानी होती है रूल के मुताबिक? जो लाइन ज्वाइनिंग है ना ये वाली, पॉइंट को और P को, ये पॉइंट को और P को जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनानी होती है। तो इसकी डायरेक्शनल बनेगी अलोंग PM, मतलब ये पूरी तरह वर्टिकल अपवर्ड नहीं आया, ये डायरेक्शन अलोंग PM आई है। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो dB1 की आपके पास वैल्यू बनेगी μ0/4 IDL sin 91 होता है अपॉन r² प्लस x², डायरेक्शन अलोंग PM। इसी तरह CD के बिल्कुल ऑपोजिट एक एलिमेंट आप और सपोज करो, दैट इज EF, और EF एलिमेंट की जो लेंथ है वो भी आपके पास DL ही है। ठीक है, बच्चे पता है एक गलती और करते हैं पेपर में, बच्चे ना इसको ऐसे बना देते हैं सर्कल को, फिर यहाँ पे एलिमेंट गलत है। ये डायरेक्शन, ये प्लेन अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है। डायग्राम में वर्टिकल सर्कल दिखना चाहिए, इस तरह नहीं बनाना आपने पूरा सर्कल, ये नहीं बनाना, वर्टिकल सर्कल दिखाना है। अब EF को आप P से ज्वाइन करेंगे, कर दिया ज्वाइन। ये डिस्टेंस कितना बनेगा √r² प्लस x² बनेगा। अब वही आप इस पर फिर अप्लाई करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ, थोड़ा लिख लेते हैं। कंसीडर अनदर डायमीट्रिक ऑपोजिट एलिमेंट। डायमीट्रिक ऑपोजिट का मतलब हो गया कि CFD के बिल्कुल ऑपोजिट एलिमेंट EF। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अपन ने पहले अप्लाई करना है बायोट-सावर्ट्स लॉ, वो हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा dB2 वो आपके पास बनेगा μ0/4 IDL थीटा, इसमें भी 90 डिग्री बनेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ है और ये लाइन के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री है। करंट अंदर की तरफ, और जो लाइन मैंने ज्वाइनिंग की है इसके साथ भी एंगल कितना है 90 डिग्री हो गया। देखो करंट अंदर है, मेरी फिंगर का इस लाइन के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री है। ऊपर वाले में भी एंगल 90 डिग्री था लाइन, इस लाइन के साथ करंट का, और इसमें भी करंट का इस लाइन के साथ एंगल है 90 डिग्री। तो μ0/4 IDL sin 90 अपॉन √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखे आप, करंट अंदर की तरफ है, पॉइंट उधर है, तो अगर आप फिंगर ओपन करेंगे पॉइंट की तरफ करके, करंट अंदर की तरफ, पॉइंट की तरफ फिंगर ओपन करोगे तो पाम नीचे जा रही है। अब नीचे जाना, कैसे जाना नीचे? जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके परपेंडिकुलर जाना है, नीचे भी जाना है। तो कैसे जाना है? लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जाना है।
तो आपकी जो डायरेक्शन बनेगी अलोंग पी एन बनेगी। करंट अंदर की तरफ है, पॉइंट की तरफ आप फिंगर ओपन करोगे तो जो पाम है वो नीचे जा रही है। नीचे कैसे जाएगी? इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जाएगी अलोंग पी एन। थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं dB2 को μ0/4 IDL अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डायरेक्शन अलोंग पी एन। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने बनाने इनके कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट देखे कैसे बना रहे हैं। बस मेन तो ना बच्चे ये डायरेक्शन जो है ना DP वाली, ये PM वाली, ये गलत लगाते हैं बस। अब आप बनाते हैं कंपोनेंट्स। सपोज करते हैं आप कि दिस एंगल इज़ थीटा, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब मैंने ये वर्टिकल एक लाइन ड्रा कर दी। मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की थी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। ऐसे ये नीचे वाला जो एंगल है ये कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। ये बना लिया। अब बताइए, देखना ये 90 माइनस थीटा वाली लाइन और ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री वाले में एक एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो अगला एंगल कितना बचेगा? थीटा बचेगा। इसी तरह इस लाइन में और इसमें ये पूरा एंगल कितना आपके पास? 90 डिग्री है। उसमें से ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचा आपके पास? थीटा बचेगा। ये dB2 है, PM के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है dB2, PM के लॉन्ग है dB1। ये मैंने बनाया। अब मैं इसी डायग्राम को ना थोड़ा सा अलग से ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा सा पोर्शन, ताकि हमें गलती ना लगे। ये पॉइंट है P, ये है M, ये है M। P से M तक मैग्नेटिक फील्ड है dB1, P से N तक मैग्नेटिक फील्ड है dB2। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है। ठीक है, उस वर्टिकल लाइन में ये एंगल है थीटा आपके पास और ये एंगल भी है थीटा। यही है ना? मतलब इस डायग्राम को, इतने हिस्से को मैंने यहाँ पे साइड पे बना दिया। अब हम बनाते हैं कंपोनेंट्स। एंगल के साथ जो कंपोनेंट है dB1 का, एंगल के साथ जो कंपोनेंट है दैट इज़ dB1 cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा दैट इज़ dB1 sin थीटा। ऐसे इधर जो एंगल के साथ कंपोनेंट है इट इज़ dB2 cos थीटा, और राइट साइड पे जो बनेगा कंपोनेंट दैट इज़ dB2 sin थीटा। ठीक है, कंपोनेंट्स बना लिए। जब अपन ने बच्चे कंपोनेंट्स बनाए हैं dB1 और dB2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब साइन वाले, कोस वाले कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है ना? और साइन वाले कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इसमें से कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे? कोस वाले कंपोनेंट्स सारे कैंसिल हो जाएंगे और साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। यही होगा ना? तो थोड़ा सा अपन इसको लिख लेते हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट्स cancel each other due to opposite direction, whereas horizontal components are added up। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जो पूरा सर्कल है ना, पूरे सर्कल को अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करता हूँ तो हर एक एलिमेंट के दो दो कंपोनेंट बनेंगे। सबके साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और सबके कोस वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड में लिखता हूँ, उस टोटल मैग्नेटिक फील्ड में आपने सारे के सारे साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड कर देने। उस टोटल मैग्नेटिक फील्ड में आपने
साइन वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, कोस वाले तो सारे कैंसिल हो गए, अपने सारे के सारे साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। नाउ इधर डी बी की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन डी बी की वैल्यू है μ0/4 आई डी एल, जो अपन ने लिखी थी डी बी 1 की या डी बी 2 की, दोनों बराबर ही थे ना, कोई भी एक वैल्यू तो लिख दो डी बी की, या डी बी 1 लिख दो या डी बी 2, एक ही बात है, इनटू साइन थीटा। मुझे पूरे लूप के कारण बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी जो इंटीग्रेशन मैं लिखूँगा वो 0 to 2πr लिखूँगा, पूरे लूप के कारण 0 to 2πr। तो इससे आपके पास b की वैल्यू बनेगी μ0/4 I/r² प्लस x² साइन थीटा बार आ गया, फिर इंटीग्रेशन 0 to 2πr dl। हमने लूप की ही करनी है ना इंटीग्रेशन, तो dl आ गया। थीटा तो सबके लिए सेम ही होगा, थीटा वेरिएबल नहीं है इसमें। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा μ0/4 I/r² प्लस x² साइन थीटा, dl की जो इंटीग्रेशन होगी दैट इज़ 2πr, स्मॉल एलिमेंट की इंटीग्रेशन 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइन थीटा की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। हाँ जी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायग्राम में देखो आप, साइन थीटा में व्हाट इज़ परपेंडिकुलर आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, साइन थीटा का फॉर्मूला व्हाट इज़ परपेंडिकुलर आर एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज, रूट ऑफ r² प्लस x²। तो साइन थीटा की वैल्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन r² प्लस x² का रूट, मतलब पावर 1/2 इंटू 2πr। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 2πI/r² अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर आ गया बस। अगर हमने स्पेशल केस, और एक बात और बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आया, वर्टिकल वाले तो कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो गए, तो आपके पास जो इन सबको सोल्व करके जो आया है ना नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ आया है, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन बनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड की। आप इसको राइट हैंड थंब रूल से चेक कर सकते हो। ऊपर से करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो देखो थंब जा रहा है राइट साइड पे। तो यही आपको पहले वर्टिकल सर्कल में ऐसे ही बताया था, ऊपर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, थंब जा रहा है राइट साइड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट हो जाएगा राइट साइड पे। और इसकी वैल्यू है μ0/4 2πI/r² अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2। याद रखना है फॉर्मूला ये। इसका हम स्पेशल केस करते हैं। फर्स्ट केस करते हैं अपन, इफ़ देयर आर n टर्न्स इन ए कॉइल, अगर कॉइल में n टर्न्स है, इफ़ देयर आर n टर्न्स इन ए कॉइल, अगर कॉइल में n टर्न्स है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0/4 2πNI/r² अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2। अगर n टर्न्स है तो अपन n से मल्टीप्लाई कर दिया बस। सेकंड केस, हमारे पास ना कॉइल के एक्सिस पे पॉइंट P लाई कर रहा था। अगर वही पॉइंट P एक्सिस से निकल के सेंटर O पे आ जाए, अगर वही पॉइंट P एक्सिस से निकल के सेंटर O पे आ जाए, तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। पहले पॉइंट P एक्सिस पे था, अगर हम P को लाते 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 सेंटर पे ले आए, व्हाट इज x, 0, वैल्यू पुट करना फॉर्मूले में। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर μ0/4 2πI/r² अपॉन r² प्लस 0 का स्क्वायर पावर 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज μ0/4 2πI/r² अपॉन, ये बच्चे आपके पास r³ बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर इज μ0/4
2 पाई आई बाय आर आ जाएगा, ठीक है ना। और यही फॉर्मूला हमने ड्राइव पहले भी किया था, सेम फॉर्मूला हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। और ये मैंने इसके स्पेशल केस में आपको चेक करवा दिया, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनता है। तो देखो बच्चे, सेंटर पे मैंने डिनोमिनेटर x को क्या पुट किया है, 0 पुट किया है। अगर डिनोमिनेटर x की वैल्यू 0 है मतलब मिनिमम होगी ना, क्योंकि x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी। तो x की मिनिमम वैल्यू हमने पुट कर दी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, मैक्सिमम। तो सेंटर पे ना मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है मैक्सिमम। और जैसे जैसे आप एक्सिस के अलोंग जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कम ही करेगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, डिक्रीज़ ही करेगा। तो अगर हम ग्राफ बनाए मैग्नेटिक फील्ड बी का एक्सिस से सेंटर से, है ना, तो ये जो पॉइंट ओ है ये तो सर्कल का सेंटर है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। चाहे हम इसके राइट साइड पे जाए चाहे इसके लेफ़्ट साइड पे जाए, मैग्नेटिक फील्ड ने दूर डिक्रीज़ ही करना है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, सेंटर पे तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे तुम इस कॉइल के राइट साइड पे जाओ तब भी डिक्रीज़ करेगा, चाहे इस कॉइल के लेफ़्ट साइड पे जाओ तब भी डिक्रीज़ करेगा। ये मैंने वही बनाया, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए और आप सब ने इसको लिख के मुझे सेंड करना है, मिनिमम 2 टाइम लिख के मुझे आपने ये डेरिवेशन सेंड करने हैं। चलिए अब इसके हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन लिखते हैं आप। एक पहले आप फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, वो फॉर्मूला फिर हमें डायरेक्ट अप्लाई करना आसान रहेगा। हाँ जी, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे जो अपन ने भी डेरिवेशन की है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, μ0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे फॉर्मूला है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, μ0/4 पाई 2 पाई आई बाय आर, ये हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है। अगर मुझे इन दोनों की रेशो बतानी है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इनके अगर मुझे रेशो बतानी है तो एक्सिस वाला फॉर्मूला मैं पुट करता हूँ, μ0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सेंटर वाला फॉर्मूला पुट करो, μ0/4 पाई 2 पाई आई बाय आर। तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, μ0/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आई से 2 पाई आई कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर वाला आर है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, r³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो बड़ा काम आएगा क्वेश्चन में। एक्सिस ऊपर रखना है, सेंटर नीचे रखना है। वैसे अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाए तो एक्सिस में देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्सिस वाले केस में डिनोमिनेटर में आएगा। अब मैं इसी के बेस पे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, लिखेंगे एट वट डिस्टेंस from the center of circular coil of radius r on the axis the magnetic field reduced to 1/8 of its value at center. At what distance from the center of the circular coil of radius r?
on the axis the magnetic field reduced to 1/8 of its value at the center। मतलब आपका ये क्वेश्चन है कि हम सर्कुलर कॉइल के एक्सिस सेंटर से एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस जाए ताकि जब हम P पॉइंट पे पहुँचे तो जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे है, एक्सिस पे है, वो 1/8 रह जाए। ये दिया क्वेश्चन में, हम सेंटर से कितना डिस्टेंस जाए आगे ताकि एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1/8 रह जाए सेंटर से। तो देखते हैं, तो पॉइंट P कहाँ पे है? एक्सिस पे है। इसका मतलब B एक्सिस की वैल्यू होगी 1/8 ऑफ B सेंटर। तो B एक्सिस अपॉन B सेंटर की वैल्यू होगी है 1/8। और इसका हमने अभी रेशो का फॉर्मूला लिखा है। इसका फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा है? r³ अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2, ये हमने लिखा है। तो आपके पास बच्चे बन जाएगा ये r² प्लस x² पावर 3/2 इक्वल टू 8r³ r² प्लस x² पावर 3/2 इक्वल टू 2r का होल क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर रहे हैं। अब दोनों तरफ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा? r² प्लस x² पावर 1/2 इक्वल टू 2r, r² प्लस x² इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, 1/2 तरह के होल स्क्वायर हो गया। r² प्लस x² इक्वल टू 4r², x² की वैल्यू आपके पास आ गई है 3r²। तो व्हाट इज x? √3r। तो आपने एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चलना है? √3r। वहाँ जाके मैग्नेटिक फील्ड 1/8 रह जाएगा। तो इतना आप ट्राई करिए क्वेश्चंस, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।